हमारे बीच में आए हुए कोलकाता से दो महानुभाव आए हुए हैं जो योगिक खेती आयुर्वेदा इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। सबसे पहले सुजय मोदक, मिस्टर सुजय मोदक को मंच पर आह्वान करते हैं। प्लीज आप आइए, मंच पे आसन ग्रहण कीजिए। इसके बाद आयुर्वेद की बहुत गहरी नॉलेज जिनके पास है, स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, तो हमारे घाटाल के पास खीरपाई से आए हुए हैं हमारे अर्नब परिया को मंच पर आह्वान करते हैं। प्लीज आप भी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे पास सोनाली दीदी आगे पहुंची हैं। अभी हम इन सब का स्वागत करने के लिए बुला रहे हैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को, आकर के इनको तिलक से गुलदस्ता से स्वागत करें। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती दीदी, गौरी दीदी, पूर्णिमा दीदी, पूजा दीदी, दुर्गा दीदी, 5 पांडव, 5 शक्ति मंच पर मौजूद हैं। अपने को इंडियन टाइम के अनुसार और भी पहुंचने वाले हैं। हमारे जो कृषि विभाग के जो आमंत्रित हैं, जो मेहमान भी अभी ऑडियंस में दिखाई देंगे कुछ पलों में। विशेष आत्माओं से मंच सज चुका है। अभी विश्वविद्यालय में यौगिक खेती के बारे में एक गीत बना हुआ है। वो गीत से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे परमात्मा की स्मृति में। गीत बजेगा, हम सभी परमपिता शिव परमात्मा की याद में और कल के कार्यक्रम की हम शुभ शुरुआत करेंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे।
उतारा, जहर घोल हमने मिट्टी में ऐसा कर्ज उतारा। रासायनिक कीटनाशक में की उपज भरमार है, यह कुछ नहीं ओ भाई मेरे, बस मौत का व्यापार है, बस मौत का व्यापार है। ऐसे फसल का मोल ही क्या, ऐसे फसल का मोल ही क्या, जीवन अनमोल गवाएंगे। रोगी बनकर जाल में किसके हम सब गिरते जाएंगे, ऐसे फसल का मोल ही क्या, जीवन अनमोल गवाएंगे। हो अपना उद्देश्य ही स्वस्थ समाज बनाए, शाश्वत यौगिक खेती की क्रांति जग में लाए। हो अपना उद्देश्य ही स्वस्थ समाज बनाए, शाश्वत यौगिक खेती की क्रांति जग में लाए। किसान है वरदान है, हम इस जगत की शान है, प्रकृति की सेवा ही हम सबकी पहचान है, हम सबकी पहचान है। हो लक्ष्य हमारा एक ही, हो लक्ष्य हमारा एक ही, घर घर में खुशियाँ लाएंगे। सबका धन्यवाद है, क्योंकि आज जो मूल विषय है यौगिक खेती, उस पर हमने गीत भी सुना, उसी से शुरुआत की। अभी हमारे बीच में जो शीर्ष स्थानीय हमारे वरिष्ठ दाता जी हैं, राजू भाई जी, ईश्वरी विश्वविद्यालय में 1972 से वर्ल्ड हेडक्वार्टर, जिसको हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ मधुबन कहते, तो वही वर्ल्ड हेडक्वार्टर से आप आए हैं। आप यौगिक खेती, ग्राम विकास और कृषि विभाग, इसके आप उपाध्यक्ष हैं। रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर विंग, ईश्वरी विश्वविद्यालय में राज्य एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, तो इसमें रिसर्च फाउंडेशन, इसमें इसके तहत जो भगिनी संस्था है, तो उसमें 20 विंग्स है, सेवा प्रभाग है। भारत देश गांव का देश है और ग्रामीण जनता का मुख्य व्यवसाय खेती है। लगभग 60-70% की आबादी खेती के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय भारत की आबादी, टोटल आबादी 140 करोड़ से भी अधिक है। उन सबको भोजन की व्यवस्था, फल, दूध, सब्जी, अनाज, जो भी आवश्यक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, वे सब हमारे किसानों की, हमारे ग्रामीण वासियों की अथक मेहनत का परिणाम है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत की आबादी 33-35 करोड़ की थी, लेकिन उस आज़ादी के समय में भारत के अंदर इतने लोगों के लिए भी अन्न नहीं था।
आवश्यकता के अनुसार विदेश वहाँ से ही अन्न की पूर्ति होती थी। विशेष करके शायद आप सभी सुनते होंगे, जानते होंगे, जो पुराने हैं, अमेरिका से लाल गेहूं आता था, बिना रस बिना स्वाद का, लेकिन मजबूरी ये थी कि सबका पेट भरना है, तो उसके लिए वही अन्न हम सबको मिलता था। भारत में नेताएं, विशेष करके जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी आए, वो एक गांव के थे और उनका एक कृषक परिवार का ही जन्म था। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। जैसे हमारा देश का जवान मिलिट्री में बॉर्डर की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है, खड़ा है, देश सुरक्षित रहे, ऐसे ही हमारे किसान देश की शान है और इनकी ही मेहनत से हमारा देश आत्मनिर्भर स्वनिर्भर बन सकता है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझा और हैंडल किया कि भले हमें उपवास रखना पड़े, फिर भी हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उस समय मुझे बचपन में याद है कि हफ्ते में एक दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, सब उपवास रखते थे अन्न की बचत करने के लिए। धीरे धीरे 1960 के दशक में वैज्ञानिकों के सहयोग से और पाश्चात्य देशों के सहयोग से, हमारे कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से भारत के अंदर हरित क्रांति आई और हरित क्रांति के अंतर्गत धीरे धीरे हमारा देश अनाज के क्षेत्र में मजबूत होता गया, आत्मनिर्भर होता गया। फिर धीरे और भी उसकी प्रगति हुई तो श्वेत क्रांति आई, पशुपालन को बढ़ावा दिया गया। दोनों चीजें आज इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी हम अनाज के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के माध्यम से निर्भर, आत्मनिर्भर है, किसी पर निर्भर नहीं, डिपेंड नहीं है। किसानों की अथक मेहनत आज हमारे सब भंडारण पूरे देश के अंदर अनाज के सब भरपूर हैं और दूसरे देशों को भी हम मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे समय में किसानों की कितनी विशेषताएं वर्णन की जाएं, लेकिन किसान इतनी मेहनत करता है, दिन रात धूप में, बरसात में, ठंडी में, खेतों में खड़ा होता है, दूसरों को खिलाता है, लेकिन खुद कई बार भूखा ही सो जाता है। उस पर किसी की नजर नहीं जाती कि आज महंगी महंगी दवाइयाँ, खाद, मेहनत खर्च करते हुए, और जब कई बार प्रकृति उसे साथ नहीं देती, धरती माँ उसे साथ नहीं देती, लागत अधिक लगाया, पैसा अधिक खर्चा किया, पैदावार कम हुई, कर्ज बढ़ गया और उसके कारण सुसाइड कर रहा है। कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। सबको पालन पोषण करने वाला, जिसको अन्नदाता कहते हैं, भगवान के दूसरे स्थान पर उसको मान दिया गया,
कि किसान अन्नदाता है, लेकिन फिर भी वो अन्नदाता इतना शोषित, इतना परेशान, इतना दुखी क्यों? वैज्ञानिकों ने हमें नई नई खादों, नए नए बीजों से अवगत कराया और देश के अंदर पाश्चात्य देशों का प्रभाव बढ़ा। अत्यधिक मात्रा में रसायन खादों का प्रयोग किया गया और उनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप पैदावार तो शुरुआत में अच्छी हुई और छिप छिप करके उसको प्रोत्साहित करने के लिए लोग खेतों में डाल के आते थे। आज दशा ये है कि हमारी धरती माँ की जो शक्ति थी, जो सूक्ष्म जीवाणु थे, जो किसान के खेती के मददगार मित्र कीटक थे, वो कीटनाशक दवाइयों से, जहरीली खादों से अंतर्ध्यान हो गए, समाप्त होते जा रहे हैं। और जो पैदावार हुई, अधिक पैदावार के लालच में जो जहरीली खादों का प्रयोग किया, दवाइयों का प्रयोग किया गया, उसके कारण हर घर में बीमारियां बढ़ गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे, हमारा अन्न के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पंजाब क्षेत्र को माना गया है भारत में। पंजाब, जिसके अंदर गेहूं, चावल, ये सब फसलें खूब भरपूर मात्रा में होती हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में खादों का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने के कारण वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का अनाज सब जहरीला हो गया और लगभग सभी घरों में कैंसर पेशेंट है। एक ट्रेन विशेष करके बठिंडा जालंधर की ओर से चलती है, बीकानेर में राजस्थान जाती है। उस ट्रेन का ही नाम है कैंसर ट्रेन। जितने कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें जाते हैं। आज की हालत ये है, मैं कई बार हरियाणा, पंजाब में जाता हूँ। एक बार पिछले कुछ समय पहले मैं गया, जब गेहूं की फसल खड़ी थी, तो एक किसान मुझे मिला जो अपने बाबा के ही इस ज्ञान में था। उसके पास बहुत सारी खेती थी, गेहूं चारों तरफ से लहरा रहे थे और कहता था हम पूरे इस इलाके के गेहूं खरीद लेते हैं और वो सब गवर्नमेंट को, सरकार को दे देते हैं। मैंने कहा आप क्या खाते हो? कहता है हम तो परिवार में कभी भी इस गेहूं को यूज नहीं करते, हम दूसरे स्थानों से लाके खाते, क्योंकि उसमें इतनी अधिक मात्रा में जहरीली खाद है, जहरीली दवाइयाँ हैं। अगर खाएगा तो बीमार हो जाएगा। खिला रहा है लेकिन खा नहीं रहा है। आज एक तरफ हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी, लड़ाई, दंगे, पुलिस, अपराध, उसमें भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इन दोनों को सामने रखते हुए अगर आप विचार करेंगे, क्या इसमें अन्न का हाथ ही तो नहीं है? हमारे इस विद्यालय में सुनाया जाता है, सभी स्थानों पर बताया भी जाता है, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन बनता है और जैसा मन वैसा तन होता है। अगर कोई अनाज जिस पर बहुत सारे रोग आ गए, जब पैदा किया, कीड़े लगे और उन कीड़ों को मारने के लिए आपने जहरीली दवाइयों का प्रयोग किया,
और यही संकल्प किया, कीड़ा लगा है इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। तो कीड़े तो मरे भागे, लेकिन वो हिंसक वृत्तियों का प्रभाव, हमारे संकल्पों का प्रभाव उस अनाज के अंदर चला गया, और जिसने उसको खाया उसके अंदर भी आता है इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। आज बच्चे जो हैं कौन सा खिलौना पसंद करते हैं? बंदूक चाहिए, पिस्तौल चाहिए। वो भी आपस में स्नेह से नहीं रह पाते, वो भी मारपीट ही करते रहते, क्योंकि उनको ऐसा भोजन मिल रहा है, ऐसा अन्न मिल रहा है। तो जितने लड़ाई दंगे, छोटी छोटी बातों में क्रोध की उत्पत्ति, झगड़े हो रहे हैं, उसका भी कारण खान पान ही है। और दूसरा, जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं उसका भी मूल कारण यही जहरीला अनाज है, दूध है। लेकिन विचार की बात यह है, क्या इसको परिवर्तन किया जा सकता है? आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण अगर कोई कहता है हम ऑर्गेनिक खेती फिर से शुरू कर दें, तो कई बार देखा ही जाता है जब कोई देश ने ऐसा किया तो वो पिछले 20-25 साल पीछे चला गया, वहां पर भुखमरी मर हो गई। लेकिन कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर इसी तरह से अंधाधुंध रूप से खादों का, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया, तो ये धरती माँ एक दिन घास भी नहीं देगी, क्योंकि इसके सारे सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो गए। ये जो मिट्टी थी, उपजाऊ मिट्टी थी, वो बंजर बनती जा रही है, जहरीली बनती जा रही है, कठोर बनती जा रही है। इसमें कोई भी बीज निकलेगा नहीं। और इसके द्वारा जो कार्बन फैल रहा है, उसके कारण प्रदूषण फैल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, समय पर बरसात नहीं होगी, समय पर खेती में पानी नहीं मिलेगा, जलवायु परिवर्तन हुआ, उसका भी कारण बन जाएगा, और देश एक दिन भुखमरी के कगार में चला जाएगा। परमात्मा जो हम सबके संरक्षक हैं, जो इस सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा और परम पिता परमात्मा शिव, उस सृष्टि के संरक्षक हैं, और उन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बहुत सुंदर प्रेरणा दी, और वो प्रेरणा ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा किसानों तक पहुंचाई गई। 2003-04 में एक बहन ने अपने किसानों को बोला कि आप कोई भी कीटनाशक, कोई भी जहरीली दवाई और खादों का प्रयोग अपने खेत पर नहीं करो। पढ़ा लिखा वो किसान था। उसने कहा दीदी ऐसे तो कुछ पैदा ही नहीं होगा। कहती आप हमारे पर विश्वास, बाबा पर विश्वास करो, हम योग करके उस खेती को निरोगी बनाएंगे। वो हंसने लगा कि योग और खेती। कहता बहन जी साइंस अलग है, ये आपका योग अलग है। उसका बहन ने बहुत दृढ़ता के साथ कहा। उसके पास करीब 11-12 एकड़ जमीन थी। उसने कहा चलो पूरी खेती को आप चेंज नहीं करो, 8-10 एकड़ जैसे कर रहे हो वैसे करो, 1 एकड़ पर तो करके दिखाओ, योग का प्रयोग करेंगे। एक देसी गाय रखो, गाय का गोबर गौमूत्र का प्रयोग करना, और बीच बीच में मेडिटेशन करके उसको बहुत शक्तिशाली बनाना। तो उस बहन ने उसको बल दिया और साथ देकर शुरुआत कर दी। शुरुआत किया इस 2003-04 में। तो एक बार एक रोग लगा जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं गन्ने पर रोग आया। उसको मराठी में लुकवा मावा कहते हैं। जिस पौधे पर वो लग गया रोग, तो पौधे को सुखा देता है नीचे से ऊपर तक, और उसमें बहुत जहरीली दवाई डालनी पड़ती है, नहीं तो रोग खत्म नहीं होता। वो किसान डरा कि ऐसा रोग आ गया है, अभी क्या करना है, मुझे दवाई डालनी पड़ेगी, नहीं सारी फसल नष्ट हो जाएगी। लेकिन दीदी की बहुत हिम्मत थी। उन्होंने कहा भाई संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, मैं आपके इस खेत के लिए 2 बजे योग करूंगी।
और उसने रोज 2 बजे उठ करके उस खेत को इमर्ज करके अपने सामने परमात्मा शक्तियों का प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद थोड़े दिन में ही वो रूप धीरे धीरे खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद वहाँ पर नए नए टीले भी खड़े। एक गन्ना खत्म हुआ, 10 गन्ने और पैदा हो गए नीचे से। उसके कारण उस किसान को बड़ी हिम्मत आ गई कि संकल्प में योग के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है और सब कुछ संभव है, हो सकता है। अब वो किसान आपस में ही कर रहे थे, लेकिन 2007 में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अपने भारत के किसानों के, गांव वासियों के उत्थान के लिए, और वो प्रोजेक्ट था व्यसन मुक्ति का। पूरे भारत के अंदर हमने मोटरसाइकिल अभियान निकलवाए, मोटरसाइकिल सजा करके तैयार करके गांव गांव में जाना और गांव वासियों को इन व्यसनों से, कुरीतियों से, कुरिवाजों से, अंधश्रद्धा से मुक्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान देना। लेकिन जहाँ से भी अभियान निकलते थे, लगभग मैं भी बड़े स्थानों पर बार बार जाता था। तो 2007 में मेरा जाना महाराष्ट्र में हुआ, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसकी लॉन्चिंग तो की मोटरसाइकिल अभियान में। लेकिन वो किसान आया मेरे पास, कहता है भाई जी आप हमारे खेत पर चलो। क्या है खेत में? कहता है हम योगिक खेती कर रहे हैं। योगिक खेती? मैंने उसको मजाक में कहा योग और खेती इसका क्या कनेक्शन है? तो बोलते हैं आप हमारे खेत में चलेंगे तब हम बताएंगे, ऐसे नहीं। लेकिन हमारी दीदी ने हमें सिखाया है योग करना है, और हम योग करके खेती कर रहे हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। तो एक बार तो मैंने टाल दिया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। लेकिन फिर दूसरी बार उसी मास में फिर मुझे उधर जाना पड़ा, दूसरे सेंटर पर। फिर आगे एक नहीं आया, 5-7 किसान आए, टीचर सहित आए कि आप देखो तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप देख करके भारत के किसानों के लिए कुछ सोचो। फिर मैं जब उसके खेत में गया तो सबसे पहले बैंगन का बहुत बढ़िया खेत था, 2.5 एकड़ के लगभग बैंगन, हरे वाले बैंगन थे। और वो झाड़ जो थे उसमें जब मैं प्रवेश किया तो वो पौधे भी मेरे से बड़े थे, 5 फुट 6 फुट। उसके बीच में मैं छिप गया। हमने कहा तुमने इसमें जरूर यूरिया तो डाली होगी। कहता ये तो बताना चाहता हूँ, यूरिया नहीं डाली है, केवल योग किया है। एक खेत देखा, दूसरा खेत देखा, सब सब्जियां अलग अलग वैरायटी थी, गन्ना अलग था। गन्ने के लिए कहने लगा हमारा गन्ना अहिंसक है। अहिंसक गन्ना? अहिंसक गन्ना क्या होता है? कहता आप इसके बीच में चले जाओ, आपको कहीं भी इसके पत्ते से दाग नहीं लगेगा, छिलेगा नहीं आपका, वो नहीं निकलेगा। और जो जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया है उसके अंदर चले जाओ तो आपके सारे दाग लग जाएंगे, खून आ जाएगा। वो हिंसक गन्ना है, हमारा हिंसक गन्ना है। हमने कोई केमिकल नहीं डाला है, कोई खाद नहीं डाली। और सचमुच जब मैं उस गन्ने के खेत में घुसा तो उसके बीच में एक छोटा सा मेडिटेशन रूम बनाया था, बाबा का चित्र रखा था, और वहां वो जाकर के सुबह शाम 1 घंटा योग करता था। इतना अच्छा गन्ना, इतना मीठा गन्ना। मुझे उस खेत में पूरा घुमाया और कहने लगा यहाँ पर हम यौगिक गन्ना कर रहे हैं, कोई केमिकल, कोई दवाई नहीं, और हम 80-90 टन 1 एकड़ में देते। बहुत खुश हुआ, ये तो बड़ी बात है। एक के बाद एक जब दिखाते गए और उनका अनुभव मैं सुनता गया तो हमने कहा चलो ऐसा है, आप जितने साइंटिस्ट जितने भी केस कर रहे हैं सबको इकट्ठा करो और हम पूना में एक मीटिंग करते। उसी समय कुछ नहीं सोचा और पूना में मीटिंग बुला ली। अब उस जब मीटिंग कर रहा था तो सबके अनुभव सुने, बहनों ने बड़े उमंग उत्साह से कहा। तो उसी समय मैंने अपने बड़ों को मधुबन में माउंट आबू में फ़ोन लगाया। हमने कहा बहन, मोहिनी बहन जी हमारी अध्यक्ष थी, बहन जी ऐसे ऐसे किसान यौगिक खेती कर रहे हैं, ये बहुत उमंग उत्साह से हमें दिखा रहे हैं, ये देखो हमने पैदा किया, ये पैदा किया, कोई खर्चा नहीं है, गाय रखी है, गोबर है, गौमूत्र है, अपनी खाद बनाते हैं और योग करते हैं बस। और इसके अलावा हम कोई यूरिया नहीं लाते, कोई केमिकल नहीं लाते। कोई ज़रूरत होती है तो पत्तों की, नीम के पत्ते की दवाई 10 पहाड़ियाँ वगैरह बना लेते हैं बस। तो
तो बहनों ने, हमारी बड़ी दीदियों ने कहा ये तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तुम पूरी मीटिंग करके आओ, सबको यहाँ बुलाओ। और सबको मैंने निमंत्रण दिया और वहाँ इसका नामकरण यही हुआ कि इस जैविक खेती को हम शाश्वत यौगिक खेती नाम देंगे, क्योंकि अनादि प्राचीन कृति यही है। शाश्वत जो चली है सतयुग त्रेता में, क्या कलयुग में भी 60 के दशक में भले अंग्रेजों के द्वारा हमारे यहाँ खादें आई हैं, लेकिन पहले कहाँ थे? पहले तो सब ऐसे ही नेचुरल करते थे, नेचुरल फार्मिंग थी। तो इसका नाम शाश्वत यौगिक खेती किया। लेकिन किसानों को इतनी जल्दी समझाना मनाना, जो लग गया है खाद डाल के आ गया फिर हो गया, तो सहज नहीं होता। वैज्ञानिक पुट चाहिए, विज्ञान कहे। तो फिर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में हमने बात किया, गुजरात की माउंट आबू के नज़दीक जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वाइस चांसलर सिख थे, सरदार जी थे। वाइस चांसलर नहीं, एग्रोनॉमी के प्रोफेसर जो थे, दोनों बहुत अच्छे थे। वाइस चांसलर और एग्रोनॉमी के प्रोफेसर ने कहा कि हो सकता है हमारे विचारों का प्रभाव इस खेती पर पड़ सकता है, आप हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करो। और रिसर्च करने के लिए हमने 5 साल के एग्रीमेंट किया, 3 प्लाट बनाए, एक में ऑर्गेनिक किया, एक में रासायनिक किया और एक में ऑर्गेनिक पर योग के प्रयोग किए, क्योंकि जो जरूरी है धरती माँ को तो देना ही है, लेकिन जहरीली दवाई नहीं देनी, केमिकल्स नहीं देने हैं। तो ऑर्गेनिक रखिए, लेकिन ऑर्गेनिक पर योग किया। और योग में रिसर्च में शुरुआत जब किया तो थोड़े थोड़े बीज, एक बीज का एक बंडल सेंटर को दिया गया, एक यूनिवर्सिटी के बच्चों को दिया गया, यूनिवर्सिटी की लैब को दिया गया कि बीज पर हम प्रयोग पहले करते हैं। तो जो बीज हमारे योग करके बहनों ने दिए, 3-4 दिन भी योग किया, मेडिटेशन किया, सवेरे सवेरे परमात्मा शक्तियों को लेना और उन शक्तियों से बीज को चार्ज करना है कि एक बीज बहुत शक्तिशाली रहेगा, निरोगी रहेगा, इसका पौधा बहुत शक्तिशाली होगा, इसमें जो फल आएगा, जो अनाज आएगा, वो खाने वालों के तन और मन को स्वस्थ करेगा, इससे जो पैदा होगा उसको भगवान को भोग लगेगा। ये संकल्प योग क्या है हम बता रहे हैं आपको, यही योग है, आपको योग नहीं है। लेकिन पेड़ पौधों से प्यार से बात करना, उनको स्नेह से देखना, उस बीज से लेकर के हर पौधे से बात करके फिर बीज लगाना, ये शुरुआत में हमारे योग के 90% बीज उगे। और जिन पर वो केमिकल लगाए थे या दूसरे तरह से प्रयोग किए थे बीज पर, बीज में ही उगने में अंतर आया। उनके 60-70% उगे और हमारे 90 के ऊपर उगे, उगने में अंतर आ गया। अब जब पौधा ही नहीं होगा तो फल कैसे निकलेगा, पैदावार कैसे होगा? तो हमारे पास ये शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद 2 साल 2.5 साल के बाद जो केमिकल वाली खेती, उनकी रसायन खेती थी, उससे हमारा फसल अच्छा होने लगा। और वहाँ पर जो कीड़े लग रहे थे, सबसे ज़्यादा दीमक नुकसान कर रही थी, हमारे योगिक खेती में दीमक ही नहीं है। वहाँ योग चला था, वहाँ के पवित्र वाइब्रेशन थे, शुद्ध वाइब्रेशन। मैंने हफ्ते में 1 बार जाती थी, वहाँ बैठ करके चारों तरफ मेडिटेशन करती थी, तो उसकी रिजल्ट हमें मिली। और हमने देखा हम बिना कोई खर्चे के, बिना कोई मेहनत के, रसायन खादों से भी अच्छी खेती बिना किसी केमिकल की पैदा किया। अब उसके बाद उसका प्रचार प्रसार हुआ उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंतनगर, वहाँ पर हमने इस पर रिसर्च करवाई और वहाँ पर 2 बच्चियों ने किया, वो BSc करके उसमें गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद PhD करवाई बच्चों को, रिसर्च हुई, निश्चय बढ़ा कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार इन पेड़ पौधों को बहुत प्रभावित करते हैं, इनमें भी समझने की संवेदनाएं हैं। हमारे जगदीश चंद्र बोस ने, आपके ही बंगाल से थे, उन्हें बोस जी ने सिद्ध किया है कि इन पेड़ पौधों में भी समझने की शक्ति है, संवेदना है। उन्होंने एक मशीन बनाई और उस मशीन के पौधे को संकल्प दिया कि आज इस मशीन में इसको डालेंगे, जला देंगे। जलाने के पहले ही पौधा मुरझा गया और जिसको स्नेह किया वो पौधा हर्षित रहा, खुश रहा।
तो जल पर, प्रकृति के तत्वों पर, पेड़ पौधों पर हमारे विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद ये बात यहाँ पर शुरुआत हुई। पूरे भारत में हमने अभियान निकाले, जगह जगह पर इसकी प्रेरणाएं दी, किसानों के संगठन तैयार किए। आज हमारे भारत में हजारों किसान शाश्वत यौगिक खेती अपना चुके हैं, और उसकी पूरी ट्रेनिंग के लिए हमने फिर अपने ही घर में, हमारा जो हेड क्वार्टर है वहाँ हमारी करीब 100 एकड़ जमीन है, जिस पर हमने एक मॉडल बनाया। पहले एक आधे बीघे पर बनाया, अभी 1 एकड़ पर बनाया। और किसान जो बनाने वाले हैं वो इतने उमंग उत्साह वाले हैं, 1 बीघा में 5 बीघे की खेती कैसे ली जा सकती, 1 एकड़ में 5 एकड़ खेती की पैदावार कैसे हो, इसका मॉडल हमारे पास है। और वो मॉडल ऐसे बना, उसका थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। जब एक जमीन हमें दी गई, बोला गया कि खाली पड़ी है ले लो, वो बहुत अच्छा मिट्टी और पानी था वहाँ पर। तो एक भाई हमारा किसान था, राजस्थान का, एक टोंक की तरफ रहता था जयपुर के पास। वो अपने खेत अपने गांव में कर रहा था। उस गांव में मेरा जाना हुआ, उसको देखा, हमने कहा तेरे पास कौन आएगा से देखने के लिए, बनाया तो तुम बहुत मेहनत करके, क्या करूं मैं? उसने कहा तुम्हारे पास आ जाओ, यही मॉडल हमारे पास बनाओ। तो किसान आया, पढ़ा लिखा है, एग्रीकल्चर ऑफिसर था, रिटायरमेंट हुई, उसके बाद वो खेती कर रहा है। तो उसने 5 लेयर की खेती बनाई। 5 लेयर की खेती कैसे है मैं बताता हूँ आपको। एक तो पहले वेजिटेशन उन्होंने अलग बनवाया, साथ में फिर क्यारियां बनवाई गई। 1 बीघा के अंदर था, थोड़ा मिट्टी तैयार करके, क्यारी तैयार करके, गोबर की खाद वगैरह दी गई। और उसके बाद एक क्यारी में, एक लाइन में 5 चीजें। सबसे पहले उसने जमीन के अंदर जो पैदा होती हैं, जैसे हल्दी है, धनिया, हल्दी है, अदरक है, हल्दी है, जो जमीन के अंदर होती है और टाइम लेती है, 3-4 महीना लेती है। उसके ऊपर लेवल में उसने धनिया लगा दी, पालक लगा दी, मेथी, जिसकी जड़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, दूसरी लेयर कर दी। थोड़ी दूर पर उसने बैंगन लगाए, टमाटर लगाए, वो तीसरी लेयर किया। और साथ साथ चौथी लेयर उसने ऊपर टेंट जैसा वो छपरा बना दिया बांस से और तारों से। उसके ऊपर उसने लौकी, तोरी, भिंडी और करेला, परवल, कुंदरू, जो लटकने वाली चीजें हैं वो लगा ली। और ऐसा एक झाड़ पपीते का, देसी पपीते का लगाया, जो 5वीं लेयर में उसके ऊपर छत्र छाया बन गया। अब उसने 4 महीने में किसान को ये सिद्ध करके दिया, कोई भी किसान को कोई चीज के लिए बाजार में जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने घर में करना। तिलहन, दलहन, जो भी हर्बल, हर चीज 1 बीघा के अंदर उसने करके 4-5 महीने के बाद कहा अभी धनिया खेती में बाजार में ले जाओ, पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद थोड़े दिन के बाद बैंगन टमाटर निकलने लगेंगे, वो ले जाओ, पैसा आएगा। उसके बाद आपका नीचे का जमीन का निकलने लगा आएगा, फिर उसके बाद पपीता निकलने लगा, वो ले जाओ। किसान के पास हर दम पैसा रहेगा, मोहताजी है ही नहीं। अगर एक कोई चीज नुकसान भी हो गई, नुकसान क्या होगी? जब वो एक क्यारियों में कर रहा था तो बीच की जो क्यारी थी वो खाली थी, उसमें उसने चना बो दिया, जिसमें पानी भी नहीं दिया, जिसमें खाद भी नहीं दिया। और चने के कारण नाइट्रोजन पूरे पौधों को मिलने लगा, चना इतना अच्छा हुआ, बोरे के बोरे निकलने लगे। मैंने कहा तूने तो कमाल किया, ये तो मैं इसकी मॉडल बनाओ। उसी समय भारत में अमृत महोत्सव का माहौल था। हमारे मोदी जी को पता था ब्रह्मा कुमारी का सारा कारोबार। उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए एक शब्द कहा कि मुझे पता है कि ब्रह्मा कुमारी बहनें शुद्ध अन्न खाने पर बहुत जोर देती हैं, सात्विक शाकाहारी भोजन खाती हैं, खिलाती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग शुद्ध अन्न उगाना सिखा दें, प्राकृतिक खेती करना सिखा दें। उनको ये यौगिक खेती नहीं, प्राकृतिक खेती करना सिखाएं और उसके मॉडल बनाएं।
तो हमने अमृत महोत्सव में लक्ष्य लिया कि हम पूरे भारत में 75 मॉडल जरूर बनाएंगे, और लगभग अभी बन गए। उस समय संकल्प किया था, और अभी हमारे पास शांतिवन में ही 2 मॉडल हैं, राजस्थान में 2-3 मॉडल हैं, गुजरात में 3-4 मॉडल हैं। और ऐसे मॉडल किसान खुद मेहनत करके जब बनाता है तो उसको इतनी अच्छी पैदावार मिलती है। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हम पहले उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी हमारी कॉन्फ्रेंस में आए थे, उनको दिखाया, तो वहाँ की वो मिट्टी देख करके धन्य धन्य करने लगे। कैसे मिट्टी इतनी उपजाऊ हो गई, राजस्थान जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आप सब कुछ ले रहे हो, सब पैदावार हो रही है, पानी कम है। अब वो देख करके कहने लगे हमारे किसानों को ट्रेनिंग दो। पूरे 7-8 ग्रुप यूपी से, उत्तर प्रदेश से किसानों को वहां की गवर्नमेंट ने भेजना शुरू कर दिया। आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा सब उन्होंने लिया, और अपने हाथ में लेकर के 60 का ग्रुप, 70 का ग्रुप, 100 का ग्रुप कानपुर से, आगरा से, लखनऊ से, उधर से आना शुरू हो गया। अब वो जब देखा तो राजस्थान के कृषि मंत्री को पता चला कि यहाँ पर वहाँ के किसान भेजे जा रहे हैं, उन्होंने राजस्थान के किसानों को भेजना शुरू कर दिया। अभी हमारे पास 5 स्टेट के किसानों की लिस्ट है कि आप ऐसी ट्रेनिंग दो, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि प्राकृतिक खेती अगर नहीं करेंगे तो आगे चल करके हमारे देश में अन्न की फिर से वही हालत होगी। ये रसायनों का प्रयोग बंद करो, नहीं तो बीमारियां बढ़ रही हैं, धरती माँ नष्ट हो रही है। धरती माँ की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती बहुत आवश्यक है, लेकिन प्राकृतिक खेती पर अगर मेडिटेशन का प्रयोग कर दिया जाए, डबल हो जाता है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात है किसानों का चिंतन और चरित्र अच्छा हो जाता है। किसान तो ही, उसको सही दिशा मिलती है। आज किसी की अच्छी खेती देखता है, स्वार्थ भाव, ईर्ष्या भाव और शराब पीना, सिगरेट पीना और वही गंदे गीत गाना, धरती माँ को, फसल को क्या हमारे वाइब्रेशन मिलते होंगे। लेकिन जब वो आता है, ट्रेनिंग लेता है, तो उसको योग सिखाया जाता है, भगवान का ध्यान करना सिखाया जाता है, और वो ध्यान सीख करके उनकी शक्तियों को लेता है और फिर प्रयोग करता है। पहले उसका जीवन अच्छा बनता, उसका चरित्र अच्छा बनता, और फिर अच्छे विचारों से कोई भी काम को अच्छा रिजल्ट निकलता ही। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए ये प्रोजेक्ट बहुत विस्तार को पा रहा है, शाश्वत यौगिक खेती। और हम ये कहते हैं किसानों को भाषण देने से वो नहीं समझेंगे, कितना भी सुनाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें सुना देते हैं। जब वो देखता है ये हो सकता है तो करना शुरू कर देता है। इसलिए देख करके अभी सभी सरकारें जागी हैं, खुद देखा है, हम करके दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद एक और बात आपको सुनाता हूँ, टाइम तो है, समय पूरा हो रहा है, लेकिन एक और बड़ी विचित्र बात है कि हमारा विंग बहुत बड़ा है ग्राम विकास का, हम उसके उपाध्यक्ष हैं, बहन हमारी सरला बहन अध्यक्ष हैं। तो कोविड के पहले हमने एक संकल्प लिया, और वो संकल्प ये था कि हम अपने प्रभाग की ओर से, ग्राम विकास प्रभाग की ओर से अपने आश्रम को, यज्ञ को आलू सप्लाई करेंगे। सबसे ज्यादा खर्चा आलू का ही होता है, क्योंकि हर सब्जी में आलू, पिकनिक आलू, समोसा, पकौड़ा, पता नहीं क्या क्या आलू का बनता, सबसे ज्यादा आलू का खर्चा होता है। तो हम लोगों ने सोचा हम हर साल कैसे भी करके सब मिलजुल करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके यज्ञ को आलू देंगे। 2 साल तक तो दिया, लेकिन तीसरे साल कोविड आ गया 19-20 में, और जब कोविड हुआ तो हमारी मीटिंग ही नहीं हुई। खैर हमारे पास आने वालों की संख्या भी इतनी नहीं थी, 2-3 साल तक हम कोई मीटिंग नहीं कर पाए, और हमने आलू पे जो सेवा हम दे रहे थे आश्रम को, यज्ञ को, वो बंद हो गई। फिर जब खुलने लगा फिर से लोग आने जाने शुरू हुए, हमने कहा आलू तो बाबा के घर में हमको देनी है। तो ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते हॉस्पिटल जो अपना है उसने 50 एकड़ जमीन ली हुई थी,
तो हमारे भाइयों ने कहा भाई जी हॉस्पिटल जब बनेगा तब बनेगा, इनसे बात करो, ये 20 एकड़ हमको दे दे। तो बात की गई तो उन्होंने कहा ले लो, खाली पड़ी है, जब बनेगा तब देखेंगे। तो 20 एकड़ जमीन हमको हॉस्पिटल की जो पड़ी थी वो मिल गई। तो वहाँ तो बहुत बबूल के झाड़ हो गए थे, 14-15 साल से जमीन ली गई थी, कुछ होता ही नहीं था, ऐसे पड़ी थी। फिर भी हमने बहुत मेहनत करवाई, किसानों को कहा, ट्रैक्टर मंगवाए, जेसीबी मंगवाई, सब तैयारी कराई, 5-7 दिन में दिन रात लग करके उसको साफ किया। पत्थर थे बड़े बड़े, वो सब हटवाए। लेकिन जब उसका पानी और मिट्टी चेक कराया तो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट लिख करके लिखत में दे दी, यहाँ पर कोई भी सब्जी नहीं हो सकती है, इसका TDS 4200 है, बिल्कुल खारा पानी, और इसकी मिट्टी एकदम खराब है, यहाँ पर आप कोई भी चीज डालोगे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। अगर आपको बोना है तो बड़े बड़े पौधे लगाओ, यहाँ लगा दो। कहा भाई हमको आलू बोना है। कहते ऐसा कैसे होगा? कैसे नहीं बोलो, योगियों के लिए कोई नहीं है। असंभव शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हम करेंगे। कैसे करें? अपने किसानों की मीटिंग बुलाई, राय लिया सबसे, मैं करना तो जरूर है, तो यही कर रहा है। एक तालाब बनवाया छोटा सा पानी का, और साथ साथ उसमें पहले हरी खाद बोई। हरी खाद समझते होंगे, ढैंचा वगैरह बोलते हैं किसान लोग। हरी खाद बुआ करके जब वो 45-50 दिन की हुई तो उसी हरी खाद को उसी मिट्टी में डाल दिया। फिर जब बोने का समय आया, आलू का अक्टूबर में बोने का समय होता है, दिवाली के आजू बाजू, तो एक भाई आया, डॉक्टर था, कहता है भाई जी हमारी तरफ से सब में एक एक ट्रॉली गोबर की खाद डाल। एक ट्राली से क्या होगा? कहता नहीं आप डालो एक एकड़, 18-20 ट्राली का उसने पैसा मुझे दे हाथ में दे दिया। लेकिन वो जब खाद लेने के लिए हम कोशिश किया, हमारे पास गाय तो हैं लेकिन इतना नहीं सप्लाई हो सकता कि एक साथ 18-20 एकड़ में हम खाद डाल दें। तो एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था, बहुत समय से देसी गाय का गोबर था। जब उससे बात किया तो कहता सारा का सारा लेना है तो ले लो। और पता नहीं कितने सालों को उसने इकट्ठा करके, कितने का देगा? बोला 5 लाख का गोबर। भाई 5 लाख का गोबर और ये खेती में, और कहते हैं कि हमारे साइंटिस्ट डरा रहे हैं, खेती होगी नहीं। फिर भी बात कर रहे थे, बाबा ने कोई बच्ची को टच किया और पैसा आया, और आते ही वो खाद उठवाई, पूरे खेत में खाद गोबर की अच्छी तरह से बिछवा दिया। गोबर की खाद पड़ी, ढैंचे की खाद पड़ी, और पहली बार में ही हमें 105 टन आलू मिली। 3 महीने हिम्मत बढ़ी। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, कुछ असंभव नहीं। योग करो सर। हम हर सैटरडे को 50 लोगों को वहाँ योग कराने के लिए भेजते हैं। हम होते हैं तो हम भी जाते हैं, योग करते हैं, चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। वहाँ हमारा एक शिवमणि होम है जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, सवेरे सवेरे उनके महावाक्य सुनने के लिए जाते हैं भगवान के। वो भी सवेरे उठ करके वहाँ योग करते हैं। अभी उसका TDS 4200 से 2100 आ गया, डाउन हो गया, ठीक हो गया। दूसरी साल और अच्छी मेहनत किया और 3 प्रकार की फसल लिया। एक ही लाइन के अंदर फसल लेना शुरू किया। बीच में मिर्ची थी, एक तरफ स्वीट कॉर्न थी, और तीसरी तरफ, तीसरी लाइन में जो बोने वाली चीज थी, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, लौकी, तूरी, ये सब बोड़ रही थी। एक ही लाइन में 3 फसल, और एक ही ड्रिप और एक ही पानी। पानी भी उसी से जा रहा है, खाद भी उसी से जा रही है। और जब आलू निकली दूसरी बार तो 280 टन निकली। 105 से 280 टन। अभी तीसरी बार जो बोई है, हमने सबको लक्ष्य दिया अभी 300 टन से अच्छी आनी चाहिए। इतना अच्छा भी आलू है इस समय, इतना बड़ा बड़ा खड़ा है, देख के खुशी होती है। कोई खाद नहीं है, कोई बाहर की केमिकल नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई खर्चा नहीं। एक बार हमने क्या किया, हमने पूछा कितना खर्चा लगा? कहते बिजली का, पानी का, ट्रैक्टर का टोटल खर्चा 9 लाख हुआ।
18 एकड़ में, और आलू कितने निकली? 35 लाख की। और वो भी ऑर्गेनिक शुद्ध प्योर आलू। हम बाजार से लाते हैं तो उतना हमको देना पड़ता, अपने घर में कोई हिसाब नहीं होता। निकलती गई। ज्ञान सरोवर में अंग्रेज आए थे, विदेशी लोग आए थे, खूब चिप्स खाई आलू की, बड़ी बड़ी आलू निकली और एकदम चमकीली शुद्ध आलू। और अभी तो वही खेती है और हो रही है, लेकिन शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, बहुत पवित्र भावनाएं, निस्वार्थ भावनाएं, कुछ नहीं चाहिए अपने को। बाबा करा रहा है, अच्छी खेती हो रही है, और हमारा विश्वास है कि अगर ये किसान जाग जाएगा तो भारत देश स्वर्ग बनेगा, और उस स्वर्णिम युग में देवताओं को हम जहर नहीं खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? शुद्ध अन्न, 36 प्रकार का भोजन खाएं, लेकिन बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक की क्या है? सब खादी मिल जाएगी धरती को। तो ऐसी खेती के लिए तैयारी है। कलयुग के लिए इतनी आबादी को खिलाने के लिए हमारे साइंटिस्ट को विचार करना पड़ेगा, लेकिन आने वाली दुनिया जो स्वर्ग है उसकी तैयारी है, और देवी देवताएं जो नई सृष्टि में आएंगे, हम भी खाएं और सबको खिलाएं, ऐसी भावना। ओम शांति। आभार व्यक्त करके हम राजीव भ्राता जी को छोटा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम दिल तो करता है और भी समय की पाबंदी है, इसीलिए भाई साहब ने समय पर पूरा कर दिया। लेकिन इसमें यौगिक खेती के बारे में, जो इसमें ईश्वर विश्वविद्यालय में अभी तक जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान नहीं लिया, ईश्वरीय विश्वविद्यालय योग की बात जो भाई साहब कर रहे थे, वो योग क्या है? वो योग राजयोग है, और स्वयं सुप्रीम टीचर ने कहा वो सहज राजयोग है। लेकिन है सभी योगों में राजा वो योग। बाकी तो सभी योग व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें फायदा नहीं होता ऐसा नहीं है योग व्यायाम प्राणायाम आदि। लेकिन सब योगों का जो राजा है राजयोग, उससे परिणाम निकलता है। हमारी दीदी जी, अर्पणा दीदी जी, बड़ी दीदी भी सोनीपत में इसके बारे में ट्रेनिंग लेने गई थी। उड़ीसा में फिर जाना था, उनको भी जाना था, लेकिन आज हमने भाई साहब के मुख से कुछ तो सुना। ये यथेष्ट नहीं है, बहुत ही थोड़े शब्दों में बताया भाई जी ने, लेकिन इसके बारे में जो ट्रेनिंग होती है, भाई साहब ने कहा कि उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। हमारा और भाग्य है कि वो हमको साक्षात मिले यहाँ पर, और हम सुन रहे हैं। तो जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो वे सुन रहे हैं, अभी देख रहे हैं, ऑनलाइन में भी जो अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो बाद में भी सुनेंगे। यूट्यूब में भी जा रहा है, फेसबुक में भी जा रहा है। हम लोग सब जन उसके जरिए उसमें यूट्यूब फेसबुक में भी होल वर्ल्ड में जा, सारी दुनिया में जा रहा है। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा कि यहाँ जो आपको दिख रहे हैं उतने नहीं है, सारी दुनिया सब सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि योग से जो खाते हैं, भोजन है, जो हमारे शरीर को बनाता है, वो हम सेवन करते। क्या सेवन करते हैं? आज किसी को कहने की जरूरत नहीं, हम क्या सेवन करते हैं, जिससे हमारा अपना खून बनता है, उसके बाद हड्डियां बनती हैं। हम खाते हैं, 5 दिन में रस बनता है, 5 दिन में रक्त बनता है, 5 दिन में हड्डी बनती है, 5 दिन में अस्थि बनती है, 5 दिन में मज्जा बनती है, 5 दिन में जीवनी शक्ति बनती है। ये 5-5 दिन के 7 स्तर में जाकर के तब हमारे ब्रेन में ऊर्जा बनती है। तो उसको हम कैसे वेस्ट करते हैं? योग ना होने के कारण योग में जो हमारी शक्तियां ऊर्ध्वगामी होती है, उसके बदले में जो संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प के बदले व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्प, उससे हमारे संकल्प अधोगामी होते हैं, हमारी शक्तियां, ऊर्जा निकल जाती है। तो इसके बारे में बहुत ही विस्तार से और भी जानने की जरूरत है। हमने कहा ये तो बहुत ही थोड़ा हमने सुना। और जो भाई जी बीच में बाबा बाबा कह रहे थे, जो नए हैं उनके लिए कहे, बाबा माने और कोई नहीं, बाबा तो जितने भी देवी देवताएं हैं उनसे भी ऊपर एक जन को ही बाबा कहा जाता है, वो परम पिता
शिव भोलेनाथ, शिव बाबा, भोले बाबा, उनको ही कहा जाता है। उनके बारे में वो इशारा दे रहे थे। तो उसके बारे में आप जानिए कि योग तो हम उनसे ही लगाते हैं, किसी मनुष्य जो देह धारण किया उनसे नहीं लगाते आप। तो हमने सुन रखा है आपने भी कि तानसेन गीत गाते थे, जैसा गीत गाते थे वैसा माहौल बनता था। बारिश के संबंधित गीत गाते थे, बारिश होने लगती थी उनके गीत की शक्ति से। जहां आग लगनी चाहिए वो आग लगती। तो उससे भी ऊंचा ये जो राजयोग है जिससे ये दुनिया ही बदल जाती है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में जानिए। तो यौगिक जैविक तो उसके अंदर है ही। यौगिक खेती के बारे में अभी सीखेंगे जिनको बहुत दिलचस्पी है। वो है, आपने गणेश के हाथ में मोदक देखा है? हमारे पास भी चैतन्य मोदक आया है, सुजय मोदक, कलकत्ते से चलकर आया है। वो भी जैविक खेती के बारे में कंपनी भी है और हमारे साथ कनेक्शन में है। दीदी जी से भी अभी परिचित हो चुके हैं। उन्होंने इंटरेस्ट दिखा कि यौगिक खेती का कार्यक्रम हो रहा है, तो दीदी जी हम भी इस पर बताएंगे जैविक खेती के बारे में, ऑर्गेनिक खेती के बारे में। मुझसे हम अनुरोध करते हैं कि सुजय मोदक, सुजय सिंपल जय नहीं है, सुजय है, तो वह बताएंगे। खड़े होकर बात करिए आप। ओम शांति। आप सभी को मेरा प्रणाम। विशेष करके जो अभी मैंने सुना, मतलब मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मैं जब छोटे थे तब से ये एग्रीकल्चर को लेके ही मैं पढ़ाई किए हैं, खेती किए हैं और 2-3 कंपनी में काम भी किए हैं। लेकिन एक समय जाके मुझे लगा कि जो कंपनी में मैं काम करता हूँ इसमें एक्चुअली इस समाज का मैं भला नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं था इंदोफिल केमिकल्स कंपनी में। तो नाम सुन के ही आपको पता चल रहा है, केमिकल्स जो बेचने के लिए बोला जाता था कंपनी से, मैं वो बेच देता था। लेकिन अपने मन में एक विचार आया एक समय कि ये सही नहीं है, और जो पढ़ाई मैंने किया था उसको मिला के जब देखा तब लगा कि इसको छोड़ ही देना चाहिए। तो मैंने नौकरी छोड़ दिया और खुद कुछ बनाने की चक्कर में लगा, कोशिश किया। सर जैसे बोल रहा था भैया जी कि अगर आप मन में कुछ चीज को पूरा ध्यान लगा के चाहते हो, यानी कि योग करते हो, तो उसे तो मिल ही जाता है, बाबा की आशीर्वाद लेता है। और भैया जी की बात सुनते सुनते और एक बात याद आ गया मुझे। एक जब छोटा था एक स्टोरी मैंने पढ़ा था, आप लोग भी शायद पढ़े होंगे। सोलोमन बोल के एक आइलैंड है, उसका ये स्टोरी है। मैं इसी बात से शुरू करूंगा जैविक खेती के बारे में, जो कि योगी खेती के भी साथ रिश्ता रखते हैं। सोलोमन आइलैंड जो है, वहां का लोग आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल्स लोग हैं। उन लोगों को जो पेड़ काटने की जरूरत पड़ता था तब वो पेड़ को काटता नहीं था। क्या करते थे पता है? पेड़ के सामने जाके जोर जोर से चिल्ला के उनको गाली देते थे। 2-3 दिन लगातार गाली देने के बाद देखते देखते वो पेड़ अपने आप ही मुरझा जाते थे। मतलब जाते थे बोलना गलत है, अभी भी ऐसा ही होता है वहां पे। आप सोचिए, एक पेड़ के सामने जाके उनको गाली देते हैं और वो पेड़ धीरे धीरे मुरझा जाते थे, और एक समय जाके ऐसे ही वो गिर जाते थे। तो अगर बुरा चीज हो सकता है तो अच्छा क्यों नहीं? अगर हम किसी को गाली देके मार सकते हैं तो उनका भला चाह के, उनको आदर करके उनका ठीक भी कर सकते हैं। जो दीदी ने किया था,
कि एक समय सारे फसल में मटका लग गया था, मैं सुन रहा था अभी, तो मटका को योग करके बचा लिया। ये जरूर हो सकता है, इसके ऊपर विश्वास रखिए। और जो जैविक है, जैविक क्या है एक्चुअल, जैविक बोल के कुछ अलग चीज नहीं है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। सोचिए, ये सोचने वाली बात है। हम अगर किसी भी प्रोफेशन में है लेकिन खेती से तो जुड़ा ही है। आज के डेट में हम लोग जब खेती करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश डाल देते हैं। ये मैंडेटरी है। जैसे कि भाई जी बोल रहा था कि ये नहीं देकर कैसे काम होगा, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये नहीं देने से क्या होगा, फसल कम हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। इसी डर से हम लोग क्या करते हैं, सीधे जाके दुकान से रासायनिक खाद खरीद के लाके डाल देते हैं। एक बात सोचिए, जो जंगल है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, वहां पे कौन जाके नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश डाला? वो अपने आप कैसे हो गया? तो इसकी एक्चुअल जरूरत है ही नहीं। कब जरूरत नहीं पड़ता? जब एक पेड़ को खुद नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश इस धरती से, इस मिट्टी से, इस हवा से मिलने लगना शुरू हो जाता है, तब उनको अलग से देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, ज्यादा फसल फलाने के चक्कर में इस मिट्टी को दबा कर दिया, इस हवा को जहरीला बना दिया। जब बारिश होता है तब बारिश के बूंदे जब मिट्टी में आते हैं तो एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होते हैं। हम सब जब छोटे थे तब पढ़े भी हैं, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, ये सब जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, उस पानी के माध्यम और जो हवा है उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसके साथ एक विक्रिया बना के नाइट्रोजन को संश्लेषित करता है, जो पेड़ अपने आप उससे ले लेते हैं, पौधा उससे अपने आप ले लेते हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोगों ने क्या किया, रासायनिक डाल के वो जो एजिटोबैक्टर है, वो जो राइजोबियम है, उसको खत्म कर दिया। तो ये जो संश्लेषण करने का जो काम है वो कौन करेगा? नहीं कर पाते, अपने आप नहीं होता, तब जरूरत होता है रासायनिक डालने की। और साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, फिर से लोगों की मन में ये विचार लाया कि ये जो बैक्टीरिया है इसको मतलब शुद्ध रूप से क्या कहें उसे, शुद्ध रूप से पैकेटिंग करके भी मार्केट में दे सकते हैं। अभी अगर आप दुकान में जाओगे और ये ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा कि नाइट्रोजन संश्लेषकारी बैक्टीरिया। लेकिन वो ना जब जाके अपना जमीन में डालोगे तो वो भी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी रासायनिक है। जैसे कि हम इंसान की रहने के लिए कुछ खाने का जरूरत होता है, रहने के लिए एक अलग सी परिवेश का, एक वातावरण का जरूरत होता है जहां पे हम रह सकता है। ऐसा तो नहीं कि हमें ले जाके हिमालय के चोटियों पे छोड़ दिया गया और कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं है तो क्या होगा, मर जाएंगे हम। या फिर राजस्थान की तप भूमि में हमको ले जाके छोड़ देंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। उसी तरह ये जो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन संश्लेषण करता है, या फिर फॉस्फेट का जो संश्लेषण करने का बैक्टीरिया होता है, या फिर पोटाश का भी होता है, मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं इसे, इसके अलग अलग नाम भी है, वो अलग बात है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका रहने का सबसे अनुकूल परिवेश होता है कवर के अंदर। तो भाई जी बोल रहा था खाद, और कौन सा कवर, टटका नहीं, जो बासी कवर होता है, यानी कि 2 महीने 3 महीने या 4 महीने या फिर उससे भी ऊपर 1 साल 2 साल कहीं भी रख के, जो खत हम लोग बोलते हैं ना, खत, तो खत में जो गोबर होता है उसी में इसका वास है और वहां से ये खाना भी खाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैविक खेती में सबसे पहले मिट्टी में ले जाके इस गोबर को डालते हैं
ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो फिर से जी उठे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पौधों को जो जरूरत है उनको मिल जाएगा। और साथ ही साथ में केचुआ, एक समय हम जब छोटे थे, अभी याद करें, हम जब खेत में जाते थे और वहां से केचुआ निकाल के ले आते थे, या फिर हाल चलाने के बाद बहुत सारे केचुआ देखने को मिल जाते थे। आज के समय जब हम खेत में जाके हल चलाते हैं या ट्रैक्टर होता है, तो उसमें कभी भी केचुआ देखा है? नहीं है। तो केचुआ क्या करते हैं सोचिए। केचुआ की सबसे बड़ी जो काम है वो है कि मिट्टी के अंदर जाना और बाहर आना। उसमें क्या होता है, मिट्टी के अंदर पानी का जो रहन का क्षमता होता है वो बढ़ाते हैं, नंबर 1। तो कभी भी मिट्टी, अभी जो होता है ना, क्या होता है वो मिट्टी देखिएगा ऐसे फट जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि उसमें केचुआ था। और एक काम करते हैं वो है कि अंदर ऑक्सीजन यानी कि हवा को जाने का जो रास्ता है वो केचुआ करते थे तैयार। लेकिन आज के डेट में इतना सारा हम फॉस्फेट डालते हैं, इतना सारा डीएपी डालते हैं, इतना सारा पोटास डाल देते हैं, तो धीरे धीरे वो मिट्टी इतना टाइट हो गया कि उसमें केचुआ रह नहीं सकता। अभी हम फिर क्या करें, केचुआ को पकड़ के लेके छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम उसमें खाद डालते हैं या फिर वो बैक्टीरिया को मतलब जीवन देने की कोई प्रोसेस करे, तो उसमें ऑटोमेटिकली फिर से केचुआ आ जाएगा। सबसे बड़ी खास चीज है ये मिट्टी, जिसे हम मां कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कोरोना में के समय में भी देखा था। कोरोना के समय जब इतने कारखाना बंद हो गया था, इतने गाड़ी नहीं आ रहा था, तो क्या हुआ था, बहुत नए नए पंछी देखने को मिल रहा था। बहुत सारे जगह पे अपने आप घास, अपने आप पेड़ पौधे बन रहा था। कैसे? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो इंसान जब डिस्टर्ब करना बंद कर देगा या फिर कुछ भला चाहेगा, तब वहां पे अच्छा चीज ही जन्मेगा। और वो भाई जी जैसे बोल रहा था अभी, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये जो प्रोसेस है। इस प्रोसेस के साथ अगर धीरे धीरे इसको प्रोजेक्ट ना मान के पूरा इंडिया का, पूरा भारत का जो कृषि का वातावरण है वो अगर चेंज होता जाएगा, तो एक समय आएगा सच में हम लोग स्वर्ग में बैठेगा। यही हमारे लिए सच बन जाएगा। अभी क्या करना है, सबसे पहले मिट्टी को टेस्ट करिए। अगर आपका मन में ऐसा चीज आता है कि हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि तुरंत तो नहीं चेंज होगा और सबके पास तो राजयोग नहीं है, या फिर बोले तो सबके पास योग करने का क्षमता उतना ज्यादा नहीं आता है जैसे कि भाई जी के पास है, जैसे कि हम लोग सीखने के बाद कर पाएंगे। डे 1 में तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि मिट्टी को टेस्ट करिए एक बार कि उसमें क्या क्या कमी है और क्या क्या ज्यादा है। देखिए, कमी हम बाहर से डाल सकते हैं, लेकिन सबसे प्रॉब्लम है ज्यादा क्या है। जो मतलब मिदनापुर और यहाँ का जो क्षेत्र है, अगर इसको हम ले लें तो यहाँ पे ज्यादातर आलू का चाष होता है, आलू का खेती होता है। और आलू का खेती में बहुत सारे फॉस्फेट डाला जाता है, मैंने फील्ड में जाके देखा भी। तो फॉस्फेट का ना जितना डालते हैं उसका 3 भाग मिट्टी में रह जाता है। देखिएगा, जब अभी पानी सूख जाता है तो मिट्टी लाल लाल हो जाता है। तो इसकी एक ही कारण है, वो है कि वहां पे फॉस्फेट का जो स्टोरिंग वो हो गया, तो उसको तो आप निकाल नहीं सकते। मिनिमम 1 फुट या फिर 2 फुट अगर आप मिट्टी को निकाल के फेंक दीजिएगा, उसके बाद खेती कीजिएगा, तो वो फिर से हो सकता है। लेकिन इससे तो प्रोसेस नहीं बनेगा पूरा का पूरा मिट्टी, ये तो मतलब सही नहीं है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको
धीरे धीरे रासायनिक कम और जो जैविक बहुत सारे चीज है आज के डेट में, जैसे कि गोबर एक हो गया, इसके साथ साथ वो जो बैक्टीरिया मैं बोल रहा था वो हो गया, या फिर अलग से कार्बन मिल सकता है, या फिर सॉइल बोल के कुछ ऑर्गेनिक देखिएगा मार्केट में है अलग से सॉइल, जिसके माध्यम कोई इनऑर्गेनिक नहीं है, जिसके माध्यम एकमात्र ऑर्गेनिक ही है। उसको धीरे धीरे बढ़ाइए और रासायनिक को धीरे धीरे घटाइए। यानी कि ले लीजिए कि 1 बीघा अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसमें अगर हम 3 बोरी डीएपी डाल रहे थे, तो आप एकदम चेंज ना करके हम लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि 2 बस्ता डालिए, 1 बस्ता कम कर दीजिए, और उसके साइड में वो 1 बस्ता ना देने की वजह से फसल कम ना हो जाए, इसलिए एक सॉइल जो ऑर्गेनिक सॉइल है वो डालिए। उसमें क्या होगा, उसमें ऑर्गेनिक प्रोसेस से बनाया हुआ जिंक होगा, बोरन होगा, कार्बन होगा, क्योंकि इसका भी जरूरत होता है। जैसे कि विटामिन हमारे इंसान के शरीर में जरूरत होता है, उसी तरीके से मिट्टी में ये भी डालना जरूरी है, क्योंकि पेड़ लेते हैं और धीरे धीरे उसी प्रकार से केचुआ भी आ जाएगा और बैक्टीरिया भी आना शुरू हो जाएगा। अगले साल जब आप खेती करोगे तब 2 बोरी नहीं, 1 बोरी रासायनिक डालिए और जो सॉइल ऑर्गेनिक था वो थोड़ा और बढ़ा दीजिए। अगले साल जाके 1 बोरी भी मत डालिए, क्योंकि आप खेती करते हो तो आपको ये पता ही चल जाएगा कि इस मिट्टी में और रासायनिक डालने की जरूरत नहीं है। आपको मिट्टी देख के जब हाल होगा तब आपको पता ही चल जाएगा कि इसमें और जरूरत नहीं है। मतलब कि धीरे धीरे अगर रासायनिक कम होते जाएगा और ऑर्गेनिक थोड़े थोड़े करके ज्यादा होते जाएगा, तो एक समय जाके आप मतलब यौगिक अगर ना भी कर सके हो तो भी जैविक के माध्यम से भी मिट्टी को फिर से जीवन दान कर सकते हैं। बस इतना सा ही बोलना था और ज्यादा कुछ नहीं। और एक्चुअल खेती क्या है, प्रैक्टिकली ज्यादा होता है। भाई जी भी बोल रहा था कि ये किसान लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, ज्यादातर करके देखना पसंद करते हैं, और यही होना भी चाहिए। प्रैक्टिकली मैं बहुत सारे फील्ड में जाता हूँ और 1 बीघा 2 बीघा ऐसे करके दिखाता हूँ। हाल ही में पिछले साल में एक चीज हुआ था मेरे साथ, जो बॉर्डर एरिया है बागदा बोनगा के पास है, तो वहां पे वो लोग रजनीगंधा है ना, फूल का रजनीगंधा का खेती करता है। तो एक किस्म था जो कि दुकान में आया था और वहीं पे हम गए थे मीट करने के लिए। हाँ वही, तो वो बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ इस साल से ये फूल चाष करना बंद कर दूंगा। क्यों, हुआ क्या? क्योंकि कुछ भी डाले लेकिन उसका जो क्या कहते हैं, बंगाली में कहते हैं गोड़ा पोचा, मतलब जो सीकड़ है, जो मूल है, वो सड़ जाता है। कोई भी दवा काम नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला मैं एक बार देख सकता हूँ आपका खेत जाके। तो मुझे लेके गया और वो ना फ्री जोन में था। इंडिया और बांग्लादेश की जो फ्री जोन होता है ना, बॉर्डर में, इधर बीएसएफ जवान रहता है और उधर बांग्लादेश जवान रहता है। बीच में जो एरिया है उसमें किसान जाके चाष करते हैं, खेती करते हैं। उनको दिन में एक बार जाके उधर वोटर कार्ड जमा करना पड़ता है, अंदर जाके खेती किया और शाम को फिर से लौट के घर रह जाता है। और उसी के अंदर था उसका जमीन। तो मैं भी गया, बीएसएफ मुझे बोला अच्छा आप किसान की डॉक्टर हो? तो मैंने बोला हाँ ऐसा ही समझ लीजिए। तो अंदर जाके देखा कि मतलब इतना सारे डाल दिया था, इतना सारे रासायनिक डाले थे, उसका जो मिट्टी है वो खत्म हो गया। और मिट्टी अगर खत्म हो जाए तो उसके ऊपर कुछ भी बोए कुछ नहीं होगा। या तो फिर आपको योग की क्षमता रहना पड़ेगा या फिर आपको फिर से ऑर्गेनिक में आना पड़ेगा।
तो उनको मैंने समझाया चीज को कि क्यों आपका ऐसा हो गया, क्यों ऊपर। देखिए, बीमारी होने के बाद जैसे कि इंसान के शरीर में भी सेम है, वैसे ही पेड़ के शरीर में भी, पौधे के शरीर में भी सेम है। बीमार होने के बाद उसको ठीक करना और बीमारी होने से पहले ठीक रखना, दोनों में मतलब जमीन अंतर की फर्क होता है। और हम कोशिश करते हैं कि पहले ले लो, यानी कि प्रिकॉशन अगर कोई ले लेगा तो उसका बीमारी होने की चांसेस ही नहीं है। और हो गया तो उसको ठीक करने के लिए मतलब दवा क्या कर सकते हैं, दवा उसको रोक के रख सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ठीक नहीं कर सकते। अन्न से तन ठीक होता है, सर भाई जी बोल रहा था ना, मतलब कि खान पान से हमारे शरीर ठीक हो सकता है, वैसे ही पौधा भी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जगदीश चंद्र बोस जी बहुत पहले इसका प्रूफ दे चुका है ना, कि पेड़ में भी जान होता है। तो वो जो मिट्टी था उसमें आता हूं मैं, वो जो मिट्टी था उसमें मैंने क्या किया, पहले साल में उनको बोला कि अभी आप खेती करिए, लेकिन पहले साल में आप 1 बोरी की जगह हाफ बोरी रासायनिक डालिए। हाफ बोरी रासायनिक डालने के साथ साथ आपने एक काम करिए, उसमें हमारा एक ग्रैन्युअल्स था उधर जो मिलता था, जो कि ऑर्गेनिक प्रोसेस से बनाया हुआ, उसमें जिंक, कार्बन, बोरोन ये सब था। और उसके साथ साथ मैंने वहां पे एक बैक्टीरिया देने की उनको सलाह दिया था, जिसका नाम है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस एक बैक्टीरिया है जो कि उपकारी बैक्टीरिया होता है, क्षति नहीं करती। तो वो उसके साथ डाल दिया, और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस ने क्या किया, उस मिट्टी में जितने सारे खराब बैक्टीरिया था, बीमार करने वाले बैक्टीरिया था, उसको अपने आप मार दिया। मतलब इकोसिस्टम जो होता है ना, जैसे कि शेर हिरन को खाते हैं, हिरन दूसरे को खाता है, ऐसे जो प्रक्रिया होता है, यही ऑर्गेनिक प्रोसेस है। दवा को ठीक करने के लिए मेडिकल मतलब रासायनिक बहुत डालिए। दवा किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, हम जान के क्या करते हैं, उसको जो एंटी बैक्टीरिया होता है उसको उधर छोड़ देते हैं। और वही क्या मैंने स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस बोल के एक बैक्टीरिया है जो कि पैकेट में मिलता है, सुप्त रहता है, उसको उधर डाल दिया और रासायनिक को हाफ कर दिया, और हाफ जिंक बोरोन वाला जो ऑर्गेनिक है उसको दे दिया। इस साल मैंने वहां पे देखने को गया था, मतलब वो जो किसान है इतना खुश हुआ, मुझे फिर से लेके गया उधर, मतलब ऐसा बोलने लगा कि आप मेरे लिए भगवान हो, क्योंकि ये खेती मैंने बंद करने वाला था। अभी देखिए इस खेती में ना मुझे इस साल हाफ पूरी भी नहीं डालना पड़ेगा रासायनिक, कि मिट्टी कितनी अच्छी हो गया उनको। मतलब देखिए किसान ना मिट्टी के साथ जुड़ा होता है, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये मिट्टी क्या चाहते हैं अभी। तो उन्होंने बोला कि 1 बोरी नहीं, 1 दाना रासायनिक डालने की जरूरत नहीं है इसमें, बस मैं गोबर ही डालूंगा और जो स्यूडोमोनास है वही डालूंगा, इसी से हम करूंगा। एक चीज आलू के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, अगर कोई किसान यहाँ पे आलू के लिए है तो कभी भी आप आलू बीज जब कटते हैं और डालते हैं, तब उसको पहले ना शोधन करने की काम करते थे हम। पहले का जो किसान था शोधन करते थे, लेकिन आज शोधन होना बंद हो गया। उसको ना शोधन करिए। ट्राइकोडर्मा विरिडी बोल के एक बैक्टीरिया होता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, हम नाम भी सुने होंगे। ट्राइकोडर्मा विरिडी एक उपकारी बैक्टीरिया है, क्षति नहीं करते, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है तो क्योंकि हम बंगाल से हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी दुकान से खरीदे, पानी में डालिए, उसमें जो भी बीज है, या फिर आलू हो या फिर जो भी बीज है जो आप लगाना चाहते हो, खेती करना चाहते हो, उसको उसमें डुबा के 1 घंटा रखिए, उसके बाद उसको रोइए। इसमें क्या होगा, ट्राइकोडर्मा विरिडी उसी के माध्यम से चला जाएगा मिट्टी के अंदर, और उस
का जो जड़ है उसमें रह जाएगा, और वो अच्छा बैक्टीरिया है, वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो क्या करेगा, जो बुरे बैक्टीरिया आएगा सड़ाने के लिए या फिर कुछ बीमार करने के लिए, उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि हमारे बीएसएफ हमें प्रोटेक्ट करता है, वैसे ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत सारे ट्रिक्स हैं छोटे छोटे, जिसमें कि हम रासायनिक ना डाल के भी खेती कर सकते हैं और हमारे फसल कम ना हो, यानी कि नुकसान ना हो। और धीरे धीरे हम भी जुड़ने वाले हैं, यो भी और यो भी दोनों मिला के अगर करेंगे तो बहुत अच्छे कुछ होगा। इसी आशा के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू। কাটার আগে ডুবা যাবে, কাটার পর কাটার পর হ্যাঁ 1 ঘন্টা, হ্যাঁ 1 घंटा। এটা বলেন দুই জনে দিয়েছি। हाँ, धन्यवाद आपको। एक्चुअल काटने के बाद उसको उसमें डुबाना पड़ेगा, उसके बाद आप मिट्टी परीक्षा कैसे करें? मिट्टी का परीक्षा कैसे करें? मिट्टी परीक्षा के लिए आपके निकट जो एडीओ ऑफिस है, ডাইকোডার্মা গ্রিড एडीओ ऑफिस में मिट्टी टेस्ट, सॉइल टेस्ट के लिए सारे व्यवस्था है। वहां पे केटीएस रहता है, एकदम फ्री में होता है, सरकार उसका सिस्टम रखा है। अब कभी भी जाइए वहां पे टेस्ट करिए। हाँ, टेस्ट करने की जो प्रोसेस है वो है कि आपका जो पूरा खेती है उस खेती के 4 कोण से मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके लेना पड़ेगा और मिडिल से थोड़ा लेना पड़ेगा, उसको एक साथ मिला के ले जाना पड़ेगा। कितना परिमाण? वो Excuse me. 1 केजी या 2 केजी। एक्सक्यूज मी, जो प्रश्नोत्तर है ना, हमको रेस्ट्रिक्शन है, तो बाद में इसके पर बात करेंगे। हाँ, हम बाद में साथ साथ बैठ के कर सकते हैं। थैंक यू। और एक गुंजन आपको सुनाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, एक गुंजन है वातावरण में। दीदी ने तो कह ही दिया, इनको हम बुलाएंगे। मददगार भाई साहब से विनती है कि अगर इनको 10 मिनट भी वो मिलने का टाइम चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और माउंट आबू में भाई साहब जहाँ से आए अपने इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से, तो वहाँ पर तो ज़रूर आपको बताने की आप भाई साहब निमंत्रण देंगे, वहाँ पर आप आएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से। और आप जो आपको दिलचस्पी है कि आप योग भी सीखना चाहते हैं, एकदम आप फिर फोन पे बात करते तो ओम शांति जरूर कहते हैं और हम गार्डनिंग अच्छा फीलिंग होता है। हाँ, तो जरूर आप सीखेंगे। तो इससे अच्छा भी जो दीदी जी चाहती है कि जैविक और योगी दोनों का मेल हो जाए तो बहुत अच्छी तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। और राजू भाई जी भी वचन दे कि फिर से आएंगे हमारे पास। सवेरे कुछ नहीं कह दिया, बाकी आप बता लीजिए आपके दिन को। फिर से आएंगे, वचन दो। मेरे आने से किसान योगी खेती करने लगेंगे। हाँ जरूर करेंगे। मैं चाहता हूँ जैसे भाई साहब अपने अनुभव से बोल रहे हैं, ऐसे एक ग्रुप माउंट आबू आए, वहाँ पे सीखे, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के बड़ा प्रोग्राम करें, ट्रेनिंग तब तो कोई फायदा होगा। लेक्चर से नहीं होगा, देखना पड़ेगा। हम उन्हें लेक्चर देंगे ना, इसलिए पहले आप लोगों को एक ग्रुप बना के 30-40-50 का जितना भी बनाओ, हम व्यवस्था करेंगे। आप एक ग्रुप वहाँ आओ। हाँ, 40-50 बहुत है। 50 का ग्रुप एक तैयार करो, विजेंद्र भाई को बताना, वो हमको बताएंगे और वहाँ पर हम उनको टाइम देंगे, ट्रेनिंग देंगे। 2 दिन की ट्रेनिंग और 1 दिन आबू भ्रमण दर्शन, 3 दिन करके आ जाओ। उसके बाद बड़ा प्रोग्राम रखो, 5-7 हजार किसानों के चाहे जब टाइम ले लेना। मधुबन डेट देगा तो वहाँ पर हमारी लाइन लगी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, यूपी, राजस्थान, ये सारी गवर्नमेंट के अधिकारी किसानों को भेज देंगे अपने खर्चे से। तो बंगाल क्यों पीछे रहेगा, यहाँ से भी जाएंगे। जब तक सरकार तक कानून में बात जाएगी तब तक कम से कम आप अपनी तरफ से तो थोड़े किसानों को तैयार करो। पहले एक बार हो के आओ, फिर यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम करो। किसानों को कैसे इकट्ठा करना उसकी विधि मैं बताऊंगा। सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा उनको संजय भाई आप करोगे ना, इकट्ठे करोगे ना?
अर्नब भाई, सुजय भाई। और भाई जी भी बताएंगे। हाँ ठीक, भाई जी। थोड़ा सा क्या है, हमारे किसान जो है ना, हम उनको कहते हैं ये किसान हमारा राजा है। अच्छा, ये भाई करेगा कि चलो लेके किसान हमारा राजा है, उसको दो चीजें अगर दोगे तो आ जाएगा। एक चाहिए उसको साधन, माना गाड़ियाँ लगा दो, ट्रैक्टर लगा दो, बस लगा दो, और दूसरा उसको भोजन। अभी हमने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में 9,000 किसानों को इकट्ठा किया। 9,000 कैसे किया? स्कूल की छुट्टियां थी, स्कूल की छुट्टियों में बच्चों को जो बसें लेके आती ना, उनकी छुट्टी थी, बस खड़ी थी, उनकी सेवा किया। करीब हर स्टेट, हर तहसील में, हर ब्लॉक में सब बसें भेज दिया, और वहाँ के सरपंच, वहाँ के लीके भाई बहनों को, किसानों को प्यार से बिठाओ, उसमें बिठा के ले आओ, पौधा भी दिया, पौधे दिए, भोजन दिया, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। वहाँ एक एक्टर का नाम था, उस एक्टर को देखने के लिए बहुत आए थे। तो कई लोगों को थोड़ा प्रलोभन देना पड़ता है, फिर आ जाते हैं। भी आ जाएंगे, आप चिंता नहीं करो। ठीक है, हमको तसल्ली दी भाई साहब ने कि हम भी आ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। और सुजय भाई तो अभी तैयार हो जाएंगे, है ना? तो वादा करते हैं वे भी तैयार हो जाएंगे। 24 मई से हमारा एक प्रोग्राम है, 24 मई। आप देख लेना, फोल्डर भेजना भाई साहब, फोल्डर भेजना। जैसे हमारे राजू भाई जी और हमारे सुजय मोदक जी दोनों ने कहा, किसान सिर्फ सुनना नहीं चाहते, करना चाहते, करके दिखाना पड़ता है। लेक्चर सुन के क्या करेंगे? अभी अभी आपने सुना। तो सुजय मोदक ने तो अपने सुजय मोदक ने भी कहा, शेर हिरण को खाता है, हिरण तो घास खाती है, लेकिन तो जीवत जीवन जीवते, जीव से जीव बनता है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इसी तरह से चलता है। इसको ऑर्गेनिक प्रोसेस कहा जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तृत सुनेंगे आगे। अभी अल्पना दीदी जी जो हमारी बड़ी दीदी हैं, उनका आशीर्वचन हम सुनेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। और इस एक अपने मानसी दीदी की प्रेरणा से योगी खेती के ऊपर उसने ढूंढ के निकाला, छोटी सी नाटिका है, तो वो भी हम देखेंगे दीदी जी के वक्तव्य के बाद। भाई साहब का सम्मान का अपने हिसाब से कर सके, लेकिन अभी दीदी की पूरा ईश्वर सौगात हमारा सम्मान देना चाहते हैं। जोरदार ताली बजा रहे हैं आप सभी। जोरदार ताली बजा रहे हैं आप लोग, बहुत अधिक उत्साह है। अभी दीदी जी भी सुनाएंगे, तब तक हम ऐसा करते हैं, हमारे बीच में और एक है जो हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में बेबी नॉलेज रखते हैं, आयुर्वेदा के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। हम तो घाटाल के पास खीर पाई से आए हुए हैं, दोनों आपस में बचपन के मित्र हैं, सुजय और अर्नब। अभी दीदी भाई जी को सौगात दी जा रही है हमारे खड़गपुर सेंटर की तरफ से, कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से। आप लोग जोरदार ताली बजा रहे, लेकिन भाई वो सौगात और अभी सुजय मतलब जिसका आपने सुना अभी उनको भी सौगात दीदी जी दे रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छी ताली बजा रहे हैं। ऐसा ही सब समझना कि आप यहाँ ताली बजा रहे हैं, आपके तालियों की धुन पूरी दुनिया में ऑडियो वीडियो के जरिए, मीडिया के जरिए पहुंच रही है।
अर्नब परिया उनको भी दीदी जी ने विश्व में सौगात दी। तो विश्व के बाद से नए युग सतयुग अभी आ रहा है, उसके जो विश्व महाराजा श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, उनका फोटो फ्रेम दीदी ने दिया। तो अर्नब परिया कौन सुनते हैं और हेल्थ और आयुर्वेद के बारे में हम सभी के समक्ष कुछ वक्तव्य रखेंगे। अर्नब परिया दीदी जी आएंगी और उसके तब तक हम एक जो हमने जिक्र किया कि एक नाटिका भी हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। छोटा सा प्रयास है, वो भी आप देखेंगे योगी खेती के ऊपर। हमारे बीच में अभी अर्नब परिया जो यहाँ पश्चिम मिदनापुर के घाटाल के पास क्षीरपाई, ये दोनों सुजय अर्नब दोनों बचपन के मित्र, एक साथ दोनों ने पढ़ाई की है, तो दोनों मित्र हैं और अच्छे बहुत अभी तक जुड़े हुए हैं। तो अभी सुजय महोदय कोलकाता में रहते, लेकिन वैसे तो वो भी वहीं के रहने वाले हैं क्षीरपाई। अभी सुनेंगे अर्नब परिया। ओम शांति। परिचय तो आपसे हो ही गया है। मैं क्षीरपाई के पास एक गांव है जहाँ का जगह का नाम प्रॉपर बता देता हूँ। खानपुर नाम से एक जगह है, उसी गांव से मैं आया हूँ इधर। और मेरे को जो बोला गया है और जो मेरा प्रोफेशन है और जिसके ऊपर लगातार अगले लगभग 6 साल आने वाला है अगस्त में, तो 6 साल हो जाएगा। 5 साल प्लस मैं उसी फील्ड में एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो उसी के चलते जो मैं सीखा हूँ वही आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं कुछ समझा रहा हूँ, क्योंकि समझाने वाला मैं कोई नहीं होता, उसके लिए परमात्मा होता है। मैं आपको बता सकता हूँ, लेना या मानना ये आप लोगों के हाथ में है। तो मैं जो सीखा हूँ यही, जो मैं जब से मनुष्यों ने पृथ्वी में आया है उसी टाइम से बीमारी था, आज भी है। और अभी जो वर्ल्ड का जो स्थिति है, इस स्थिति में जो देखा जा रहा है, जो बेरोजगारी और बीमारी, ये 2 चीज पूरे वर्ल्ड का एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। और इसी के ऊपर सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते मनुष्य हैरान हो रहा है। तो इसी के ऊपर जब हम देख रहे थे, और अब जब ढूंढेंगे और देखेंगे और सोचेंगे, तब आप समझ पाएंगे जो कितना बदल चुके हैं हम। पहले क्या थे, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सारी चीजों को जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा जो पहले का बीमारी आज का बीमारी में अंतर कैसे आया है। तो गुड हेल्थ से का मतलब ही यही है। पहले जो जैविक खेती भाई जी ने बोल रहा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती जो बोल रहा था सुजय भाई ने, तो उसमें एक बात कॉमन सी आ जा रहा है, क्या जो हम खाएंगे, जैसा भोजन ऐसा तन। तो वही बांटा फिर घुमा फिरा के आ रहा है कि जैसा हम खाएंगे ऐसा ही हम बन जाएंगे। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे तो आज से 5000-6000 साल पहले जो हमारा पुराना भारतवर्ष था, जो आज नया भारत है, उसमें पुराना भारत में एलोपैथी की कोई नाम और निशान नहीं था। तो उस टाइम क्या बीमारी नहीं होता था? उस टाइम कैसे हम मनुष्य समाज स्वस्थ रहते थे? ये सारे चीज हम जब देखेंगे, इससे पहले हम लोगों को समझना होगा जो उस समय भी बीमारी था, उस समय भी औषध थे, औषधियां थे जो लेते थे मनुष्य, वो प्राकृतिक रूप से लेते थे, आयुर्वेद के ऊपर से लेते थे। और आयुर्वेद का जो जनक जिनको हम मानते हैं, जो पूरे वर्ल्ड जानता है, वो है क्या? धन्वंतरी। धन्वंतरी ने देव ने ये आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया था मनुष्य समाज में। और ये आयुर्वेद उसी टाइप से
हमारे इंडिया में है। यहाँ से जाके क्या हो रहा है, जो हमारा पुराना है, जो हमारा है, वो आज दूसरों का पेटेंट बन रहा है। वो यहाँ से ले जाके वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके फिर से हम लोगों को ही बेच रहा है, हम लोग वही खरीद रहे हैं, वो मुनाफा कमा रहा है। इससे पहले जो जीवन शैली है वो पहले हम लोगों को ठीक करना है। पहले तो हम लोग जो मानते हैं और जानते हैं, जो विज्ञान भी बोल रहा है, जो हमारे शरीर का 4 भाग का 3 भाग पानी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बंगाली लोग, तो हम लोग पानी को पीते नहीं है, खाते हैं। पहले ये चीज है। तो पहले हम लोग ये तय कर लीजिए जो हम लोग पिएंगे, और पिएंगे तो कैसे पिएंगे। आज हम लोग व्यस्ततम जीवन में जो कर रहे हैं, जो बोतल का पानी हम लोग पी रहे हैं, पहला तो ये है। क्योंकि हम लोग ये जो पीते हैं तो क्या करते हैं, खड़े खड़े पी लेते। पहले पानी पीना सीखना होता है, और ये सीखना आज के डेट में बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि आज का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस का जो समस्या है, ये पानी पीने की वजह से है। क्योंकि पहले आप कैसे पानी पीते थे, जो यहाँ पे 50-60 साल का उम्र का भाई है, वो आप सोचेंगे, बहन है, वो आप देख लीजिए कैसे पानी पीते थे। हमारे बंगाल में घोटी कहते हैं, कलश कहते हैं, तो उसके अंदर पानी होता था। वो जग में या घटी में हम लोग उससे निकालते थे, उसके बाद ग्लास में डालते थे। ग्लास में डालने के बाद क्या करते थे, ग्लास को मुंह में लेते थे, एक घूंट पीते थे, उसके बाद दूसरा घूंट लेते थे। ऐसे पानी हम लोग नहीं पीते। और राजस्थान उस एरिया में हम लोग देखे हैं, अभी भी लोटे हैं, और लोटे से ऐसे पानी पीते हैं। तो ये पीने का क्या जरूरत है, इसके पीछे साइंस क्या। आज की डेट में जो और भी एक बहुत बड़ा चीज है, यहाँ पे बैठा हुआ किसी ना किसी का तो 90% 80% लोगों का तो है ही, वो है गैस, एसिडिटी, अम्बल जिसको बोलते हैं। एक होने की कारण क्या है, जैसे जैविक खेती में मिट्टी का भी पीएच बैलेंस होता है, जो सुजय मोदक ने बता रहा था। जो वहां का भी एसिडिक फॉर्म होता है, जो टेस्ट करने के लिए आप लोगों को बोला गया है, जो ज्यादा बढ़ गया है, तो उसका बढ़ जाता है तो हम लोगों को क्या देना पड़ता है, चूना देना पड़ता है, खेल देना पड़ता है, और ऑर्गेनिक कुछ ग्रेन्यूल्स देना पड़ता है। उसी तरह से हम लोग क्या लेते हैं, अभी रेडीमेड हो गए हैं, हम लोग बोतल का पानी खड़े खड़े पीते हैं। और भी एक रेडीमेड हो गया है, पैंडी दे दो, या तो एसिलो कार्डी दे दो, या तो पेंटॉप डीएसआर दे दो। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 रासायनिक होता है, 2-3 रासायनिक का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो पेंटोप्राजोल होता है, एक ओमिप्राजोल होता है, और एक डम्प्रिडल होता है। ये काम क्या करता है, जब आपका एसिडिक लेवल पेट का बढ़ जाता है, तब ये जाते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन करते हैं, और उसके बाद क्या होता है ना, वो जो एसिड और गैस जो भी है आपके अंदर, उसको पानी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज जो है, वो आपके शरीर से नहीं निकलता है। जो रेचन प्रक्रिया होता है, मल मूत्र और घाव, इससे ये नहीं निकलता है। ये क्या करता है, कोई ना की जगह तो होता चाहिए जहां पे वो रहेगा। क्या है, निकला नहीं तो अंदर ही तो रहेगा ना। तो उसे क्या करता है, किडनी में जाके अटक जाता है, वहां पे स्टोन बन जाता है, ये उपहार आपको दे देता है। और क्या करता है, किसी जगह में ब्लड में घूम रहा था, उसे किसी जगह में उनको थोड़ा सी जगह मिल गया, वहीं पे स्टोरेज होते यहाँ उड़ रहा है, तो ट्यूमर बन जाता है। ये भी गिफ्ट के तौर पे आपके पास आता है। जो चीज मैं छोड़ के गया था, जो पानी क्यों हम लोगों को घुट घुट पीना है, बैठ के पीना है, इसके पीछे साइंस देखिए। जो एसिड अम्ल आपको बांध रहा है ना, ये पीएच बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, और ईश्वर और परमात्मा ने हम लोगों को मुंह में एक लाला दे दिया है, जिसको लाड़ बोलते हैं। तो उस लाला को क्या महत्व है, ये हम लोग समझ नहीं पाए हैं। पानी जब आप पीते हैं, तब यहाँ पे कंठी में आपको पानी गिरता है, और ढुक ढुक आप ले लेते हैं। ये लाला उसके साथ मिक्स नहीं होता है।
इसीलिए आपका पेट का अंदर जो पीएच बैलेंस होता है, जो एसिडिक बैलेंस होता है, वो मेंटेन नहीं होता है, इसीलिए आपका गैस एसिड अम्ल बन रहा है। तो पानी घुट घुट पीने से क्या होगा, एक घुट पानी में वो लार आपका मिक्स हो रहा है, उसके बाद आपके अंदर जा रहा है। खाना धीरे धीरे खाना चाहिए, क्यों बोला गया है? खाने के अंदर एसिडिक फॉर्म है। जैसे हम लोग अन्न लेते हैं, भात रोटी, सब में एसिडिक फॉर्म है, थोड़ी बहुत कम में ज्यादा होता है। तो इसको चिवा चिवा के लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लार मिक्स होता है, वो आपके अंदर जाएगा तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पहले सीखना चाहिए हम। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज यही है जो हम छोड़ के गए थे, जो 5-6 हजार साल पुराना हमारा आयुर्वेद आज विदेशों में बिक रहा है, वहां से हमारे यहाँ पे बिक रहा है। वो लोग ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग एलोपैथी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और ज्यादा उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद क्या हो रहा है, आज एलोपैथी का जो दवा हम लोग ले रहे हैं, इसमें क्या उससे उनका बीमारी ठीक हो रहा है? जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको 500 रुपया 1000 रुपया फीस देते, तो आप उससे पूछना भी आपका हक बनता है, जो मेरा शुगर हुआ है, मेरा थायराइड हुआ है, मेरा बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिजीज है, तो ये क्या आपके पास आने के बाद आप जो मेडिसिन लिख रहे हैं, ये हम 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ले लेंगे तो हम इस रोग से मुक्ति मिल जाएगा हम लोगों को? ये पूछना आपको हक बनता है। आप पूछिए, वो क्या उत्तर देता है उसके ऊपर आप समझिए। वो यही बोल देगा जो आपको जितना दिन पृथ्वी में रहना है उतना ही दिन आपको मेडिसिन लेना है, और धीरे धीरे इसका डोज बढ़ता चला जाएगा, और एक बीमारी के लिए एक दवा आप लेंगे तो वो दवा देगा और दूसरों को। तो इससे क्या हो रहा है, एलोपैथी का आज का डेट में जो इंडिया में जो इसका जो माने बढ़ावा आया है, ये कितने सालों का आया है? 40 से 50 साल या 60 साल में आया है। ज्यादा उछल के ये बढ़ रहा है, तो 30-40 साल बढ़ रहा है। कोई भी बीमारी ठीक नहीं होता है, एकमात्र इमरजेंसी सेगमेंट में एलोपैथी को लेना चाहिए। जैसे कोई दुर्घटना हो गया, अभी क्या है हमारे अंग्रेजों ने तो सब करके गया है, ये तो प्री प्लानिंग है। इसके अंदर आप झांकेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि पहले जो हम लोग वहां का सर्जन था, सुश्रुत था इनका महाराज, तो उन्होंने जो सर्जन बना के भेजा था इंडिया में, जो नापित थे वही हमारा सर्जन थे। उन लोग सर्जन को तो मार के गया है अंग्रेज लोगों ने, क्योंकि उन लोगों को अंग्रेजी दवा का प्रचार करना था, तो सर्जन नहीं है। तो अभी नहीं है तो क्या है, हम लोग इमरजेंसी में एलोपैथी के एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले क्या है, पहले आपको आयुर्वेद को जानना पड़ेगा, पहले आपको प्रकृति में आना होगा, जो परमात्मा का देन है उसी को एक्सेप्ट करके आपको सुस्त रहना है, और उसी से आप पूरा ठीक हो सकते हैं, ये गारंटी है। बहुत जगह में सिद्ध हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में ये सिद्ध हो चुका है, क्योंकि हमसे ज्यादा वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अंग्रेजी दवा के पास वो लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम पड़ गया है। ये कुछ दिन की बात है, ये नीम का पेड़ भी आपको लगाने से टैक्स देना पड़ता है, पड़ जाना होता था, मतलब आपको देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया था, वो थोड़ा रुक गया है गवर्नमेंट के कारण, वो लोग पेटेंट ले रहा था इसके ऊपर। हम भी कच्चे हैं, हिंदी में थोड़ा बहुत कम चला लेते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं, तो एक जगह में तो लैंग्वेज का कमी हो जाता है। तो आप लोग समझ पाए हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये रुक गया है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज है क्या है, जो आज के डेट में हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं पैकेज फूड, ये पैकेज फूड को थोड़ा बहुत आप छोड़ेंगे तो अच्छा रह पाएंगे। पहला तो प्रेशर कुकर आप घर से निकाल दीजिए, या तो घर से उसको सजा वजा के रख दीजिए। जो आप आए थे मेहमान मान के, अभी आपका जरूरत नहीं है, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए।
क्योंकि उसमें खाना पकता नहीं है, फटता है। मतलब उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, पुष्टि गुण होता है, वो नहीं रहता है। आप एक कढ़ाई में दाल पकाएंगे, उसका पुष्टि गुण 90% रहेगा, और आप प्रेशर में दाल पकाएंगे तो उसका 10% रह जाता है, और वही से आपका एसिडिटी का शुरुआत हो जाता है, वही से आपका डायबिटीज का शुरुआत हो जाता है। तो ये पहले उसको भी बाय बाय कर दीजिए। और दूसरा चीज है, जो एल्युमिनियम का जो पत्र होता है, जो एल्युमिनियम हम लोग बोलते हैं, उसी के कारण हम लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। जो हम लोग चावल पकाते हैं उसका जो हंडी होता है, और जो जिस कढ़ाई से हम लोग खाना पकाते हैं वो भी होता है। और दूसरा एक नया चीज आया है, नॉन स्टिक, मतलब वो स्टिक नहीं है, नॉन स्टिक है, उसको भी छोड़िए। हो सके तो मिट्टी के बर्तन में, हो सके तो पीतल की, हो सके तो तांबे की, हो सके तो स्टील की, कम से कम। तो इसमें खाना, और लोहे की तो वो तो बहुत बढ़िया चीज होता है। तो इसमें हम लोगों को आना है, क्योंकि जो अभी जो स्थिति है, जो हम लोग खा रहे हैं, हम तो खा रहे हैं, और जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो व्हाइट वाला चीज है घर में, जो खाने के तरफ पे जो व्हाइट वाला चीज होता है, पहनने के तो व्हाइट तो बहुत शांति का प्रतीक होता है, हम लोग इसीलिए पहनते हैं। मैं भी थोड़ा पहना हूँ, आप आगे पहनने की कोशिश करूंगा। और मेरा भी यही तमन्ना है, जो ये राज्यों को मैं पहले से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा माहौल नहीं मिला, तो हम सीखेंगे, कमिटमेंट करते हैं भाई से और दीदी से, और आपसे जुड़े रहेंगे। तो घर में जो खाने की जो सादे चीज होते हैं, पानी को छोड़ के, जैसे नमक, तो जब नमक हम लोग खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिफाइंड नमक। तो रिफाइंड नमक जो सादा चीज होता है, इसमें क्या होता है, ये प्रकृति का तेल नहीं है, ये प्रकृति के ऊपर हम लोग हाथ पैर मार के बनाया है। तो इसमें एक्चुअली ये जो हाई प्रेशर का जो दिक्कत होता है, सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस होता है ब्लड में, इसके ऊपर भी बहुत सारे चीज डिपेंड करता है हमारा शरीर का। तो ये इसका जो मूल कारीगर होता है, ये व्हाइट वाला नमक होता है। और हम लोग बोलते हैं, आज फैशन आ गया है, जो रिफाइंड ऑयल हम लोग माने खाते हैं, खाने पकाने में रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, ये फैशन में आ चुका है। हम लोग सरसों का तेल यूज नहीं करते, हम लोग रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर यूज करते हैं। बोलते हैं ना हम लोग प्यार से बढ़ा चढ़ा के, ये रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करना आज से बंद करवा दीजिए, क्योंकि ये रिफाइंड ऑयल आज के डेट में गूगल बाबा है, इसके अंदर गूगल बाबा है। तो इसको पूछिए ना, जो रिफाइंड ऑयल कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है, वो आपको बता देगा। उसके बाद सोचिएगा जो रिफाइंड ऑयल कैसे क्या कर रहा है हमारे शरीर में। तो ये रिफाइंड ऑयल को छोड़ना है। जो भी रिफाइंड ऑयल है, ये रिफाइंड ऑयल केमिकली रिफाइंड होता है, और एक ट्यूब होता है जिसके अंदर से एक केमिकल भरा जाता है, और उसी के मतलब इस अंदर में, इसके अंदर में केमिकल होता है, और बाहर में ये तेल को घुमाया जाता है हीट देके। तो ये वीडियो आपके पास आ जाएगा, गूगल बाबा देखा देगा, आप देख लीजिएगा। इसको छोड़ना है, मैदा को छोड़ना है, व्हाइट वाला। ये मैदा पचता नहीं, पच जाता है, मतलब सड़ जाता है। ये मैदा को छोड़ दीजिए, आप देखिए आप कितना स्वस्थ रह सकते हैं। हरी सब्जी, सलाद, फ्रूट, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। सुबह सुबह हो सके तो जो सीजन में जितना कम पैसे में जो फ्रूट आता है, ये कर लिया तो कम से कम 80% 90% बीमारी आपसे भाग जाएगा। सुबह सुबह 12 बजे तक आपका जो बॉडी वेट होता है उसका 10 ग्राम आप फ्रूट्स ले लीजिए, कोई भी फ्रूट्स जो आपके बजट में आएगा वही ले लीजिए। उसके बाद जो खाना लेंगे, मील लेंगे, उसके पहले आपका जो बॉडी वेट होगा उसका 5 ग्राम
आप सलाद ले लीजिए, कोई भी हरी सब्जी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आप खा सकते हैं, वो पहली प्लेट में ले लीजिए। उसके बाद जो भी खाना है आप खाइए, रात को भी वही कीजिए। पहला प्लेट आप सलाद ले लीजिए, दूसरे प्लेट में आप खाना ले लीजिए। जितना हो सके खाइए, जितना मन चाहे आप खाइए, दिक्कत नहीं है। उसी में आपका प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, उसी में आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा, उसी में आपका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा, उसी में आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। एक टाना बताऊं तो मैं 50-60 रोग का नाम बता सकता हूँ, उसी से ठीक हो जाएगा। और पानी सही तरीके से पीना है। और जो हम लोगों को रेचल को क्रिया है, जो बाथरूम में जाते हैं, उसको भी सही से लेना है, सही के काम पे लेना है। अगले समय में जब मेरे को टाइम मिलेगा तब हम बताएंगे विस्तार से, इसके ऊपर पूरा लाइफस्टाइल के ऊपर बताएंगे। जितना हम भी सीख रहे हैं वही आपको बताए हैं। और आयुर्वेद को अपनाइए, तुलसी को अपनाइए, हमारा जो घृत कुमारी है उसको अपनाइए, जो प्रकृति हम लोग दिए हैं इसी के ऊपर अपनाइए। और आयुर्वेद को समझिए। आयुर्वेद को समझने के लिए हमारे साथ संपर्क कीजिए। बाद में जो डिटेल में जो भी क्वेरीज रहेगा आपको, वो हम आप लोगों को हेल्प करेंगे एवं पूरी तरह से तन मन धन से हेल्प करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रत्येक सबको धन्यवाद। ओम शांति।